बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमने लगी हो रफ्तार। आज किया है कि बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमने लगी हो रफ्तार। उखड़ रही हो सांसें तेरी, उखड़ रही हो सांसें तेरी, चाहे मन करे तेरा चित्कार। दोष विधाता को तू मत देना, दोष विधाता को तू मत देना, और मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनता वही, रण विजयी बनता वही, जिसके मन में हो आत्मविश्वास। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस के दबंग बैठ के इस दबंग सेशन में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 3 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके सामने लेके आ चुके हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, क्या है इसकी परिभाषा, क्या रहेगा इसका सूत्र, क्या होगा इसका मात्रक, क्या होगा विमीय सूत्र, इसके बारे में हम लोग विस्तृत पर चर्चा करेंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब कहां से आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और कहां से घटेगा। आई होप आप लोगों ने विद्युत प्रतिरोध वाला लेक्चर देख लिया होगा और बाह्य प्रतिरोध को आप लोग भली भांति अच्छे से जानते होंगे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं बाह्य प्रतिरोध का वीडियो तो मैं आपको उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लेंगे विद्युत प्रतिरोध क्या है, उसका मात्रक क्या है, कहां से उसका विमीय सूत्र निकालते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में बाह्य प्रतिरोध बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, तभी हम आंतरिक प्रतिरोध को आपके दिमाग में पूरी तरह से फिक्स कर पाएंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सेशन को। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के सामने सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ध्यान में रखना होगा इसकी सबसे पहले डिफिनीशन क्या है। सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य, ध्यान रखेंगे कि सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि सेल में प्रयुक्त जो विद्युत अपघट्य धारा के प्रवाह में रुकावट तभी डाल सकता है जब धारा का प्रवाह होगा। तो इसीलिए इसकी जो डिफिनीशन जब आप बनाएंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होते समय सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जो भी रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जिस तरह विद्युत प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, उसी तरह सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो सेल में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में रुकावट डालता है। प्रतिरोध का काम धारा को रोकना ही होता है, धारा का बहुत बड़ा ये विरोधी है। तो ध्यान में रखना होगा कि सेल से धारा प्रवाहित होते समय सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में जो भी रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसे आप लोग देख पा रहे होंगे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल आर से। एक बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपका ये जो विद्युत अपघट्य वर्ड आया है, ध्यान रखेंगे विद्युत अपघट्य, प्रत्येक सेल में एक विद्युत अपघट्य जरूर होता है। जैसे बात करें सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 का प्रयोग होता है, नीफे सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में KOH का प्रयोग होता है, साधारण वोल्टी सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 का प्रयोग होता है। प्रत्येक सेलों में हर सेल में कुछ न कुछ विद्युत अपघट्य जरूर प्रयुक्त होता है। ये हम पहले ही एक वीडियो में कवर कर चुके हैं कि इस सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य प्रयोग होगा, एनोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है। उस लेक्चर की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं कि किस सेल में किस प्रकार का विद्युत अपघट्य प्रयुक्त होगा। तो ध्यान रखेंगे कि सेल से धारा प्रवाहित होते समय जब कभी भी सेल से धारा प्रवाहित होगी तो सेल में प्रयुक्त जो भी विद्युत अपघट्य होगा विद्युत धारा के मार्ग में जो भी रुकावट डालेगा उसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। इसे आंतरिक प्रतिरोध को ध्यान रखना है, आर से प्रदर्शित करते। दूसरी बात जो ध्यान में रखने वाली है, आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बाह्य प्रतिरोध का ओम है। प्रतिरोध वर्ड को ध्यान में रखना है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, तो यहाँ आंतरिक प्रतिरोध का भी ऐसा ही मात्रक ओम होता है। आंतरिक प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र है ये आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, mL² T⁻⁻c A⁻⁻2 होता है। आप हमें बताइए कि प्रतिरोध का फार्मूला विभवांतर बटे धारा होता है कि नहीं। प्रतिरोध R बराबर आपका V/I होगा और विभव बराबर जो जनरल फार्मूला है वो कार्य बटे आवेश होता है। विभव बराबर कार्य बटे आवेश और गुणे में आपको धारा करना होगा। यदि आप कार्य का विमीय सूत्र देखें
तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए ml² T⁻², बल गुणे विस्थापन, बल का ml T⁻⁻1 होगा और विस्थापन का एक यल मल्टीप्लाई होगा ml² T⁻² हो जाएगा। और यहाँ से आवेश बराबर धारा गुणे समय होगा AT होगा। और यदि मैं इस धारा का भी A यहाँ पर लिख लूं और इसको आपको सबको अंश में रखना होता है विमीय सूत्र को, तो यहाँ से आप देखिए m होगा, बिग ब्रैकेट में रख दें m होगा, और यहाँ से l की पावर आप देख पा रहे हैं l² है, और जब आप इस t को भी ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर आपकी -3 हो रहा है, और यहाँ से a² होगा, डिनोमिनेटर में है बटे में है, तो ये -2 हो जाएगा। तो आई होप अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि प्रतिरोध का या आंतरिक प्रतिरोध का विमीय सूत्र ml² T⁻³ A⁻2 होता है। तो आई होप आप लोग जल्द से जल्द निकाल भी सकते हैं। हालांकि 12th क्लास में केवल ध्यान में रखना होगा कि डायरेक्टली पूछा जाता है, आपके दिमाग में याद होना चाहिए। तो आइए मूव करते हैं आगे, और इसमें से एक आप फिगर देख पा रहे होंगे। ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं ये प्रतिरोध का संकेत है, ध्यान रखना है, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध का संकेत होगा। यहाँ आप देखिए ये एक सेल जुड़ा हुआ है, अब ये सेल की प्लस प्लेट और माइनस प्लेट, और ये जो है आंतरिक प्रतिरोध है। प्रत्येक सेल में आंतरिक प्रतिरोध जरूर होता है, और यहाँ से आप देखें प्लस प्लेट से धारा प्रवाहित हो रही है। ये जनरल सा आपका संकेत है, तो इसे भी आप लोग डायग्राम के रूप में बना सकते हैं जब ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आगे की ओर मूव करेंगे, और ये बात ध्यान में रखनी होगी, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक क्या है और किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। यदि सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक आता है तब भी आपको वही लगाना होगा, सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध को भी आप वही लगाएंगे, हम आपको दिखाएंगे अभी। तो यहाँ पर आप लोग फिगर देख पा रहे होंगे, फिगर हमने पहले से ड्रॉ कर लिया है। ये एक सेल है E, इसका आंतरिक प्रतिरोध आप लोग देख पा रहे होंगे स्मॉल r है, बाह्य प्रतिरोध देखते हैं R है। मान लीजिए मैं सेल के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित करूं, जब तक आप सेल के सिरों के मध्य विभवांतर नहीं लगाएंगे तो सेल से धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि धारा का प्रवाह हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे ये धनात्मक विभव है, तो धन से ऋण की ओर, या ये कहें जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है उसकी विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ये यहाँ से धारा आते हुए इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, मतलब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की विपरीत दिशा। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। 5 चीजें आपको ध्यान में रखना होगा, जो मानना है इस फिगर के थ्रू आपको दिख भी रहा होगा। सेल ई का विद्युत वाहक बल E मानना है। विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध वाला आप लोगों ने डेरिवेशन देखा होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी देख ली, क्योंकि वहां का पूरा होल कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग छापने वाले हैं। तो सेल ई का विद्युत वाहक बल E ही मानना है, आंतरिक प्रतिरोध R मानना है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R मानना है, सेल के सिरों के मध्य विभवांतर भी आरोपित करना है, और उसमें धारा प्रवाहित होगी I। 5 चीजें आपको माननी होंगी। फिर से एक बार देख लें, सेल ई का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, विभवांतर V और धारा I। तो आइए हम लोग इसे स्मार्ट तरीके से लिख लेते हैं जल्दी से। माना सेल ई का विद्युत वाहक बल, ध्यान रखेंगे विद्युत वाहक बल E ही मानेंगे, E। आंतरिक प्रतिरोध कितना आपको मानना है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, तथा सेल के सिरों के मध्य विभवांतर कैपिटल भी आरोपित करने पर सेल से या सेल के सिरों से कैपिटल I धारा प्रवाहित होती है।
ये आपको लैंग्वेज लिखनी होगी। आई होप आप लोगों ने विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध देख लिया होगा और ये बिल्कुल सेम टू सेम लैंग्वेज वही लिखी हुई है। तो इस लैंग्वेज को आप लोग पहले लिख देंगे कि मान लेना है कि सेल ई का विद्युत वाहक बल आपका ई ही रहेगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या मानेंगे आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। सेल के सिरों के मध्य विभवांतर भी आरोपित करने पर सेल के सिरों से कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है। यहाँ से भी देख सकते हैं सेल ई का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर तथा सेल के सिरों के मध्य विभवांतर भी आरोपित करने पर सेल के सिरों से कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है। तो अब आपको एक फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो विद्युत वाहक बल का फार्मूला अप्लाई कर दें। जो सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर आपको बता चुके हैं I इंटू आर प्लस आर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वैसे विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर है, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध होता है। यहाँ पर भी विद्युत वाहक बल बराबर धारा गुणे प्रतिरोध ही होगा, लेकिन ध्यान में रखना यहाँ हम परिपथ का कुल प्रतिरोध यूज करते हैं। यदि आपका बाह्य प्रतिरोध होता या विभवांतर होता, ध्यान रखेंगे, तो V बराबर केवल आई आर होता, मतलब बाह्य प्रतिरोध यूज करते। और यहाँ आंतरिक प्रतिरोध का भी यूज विद्युत वाहक बल में किया जाता है। और यही कारण है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो विभवांतर से भी बड़ा होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्यों बड़ा होता है, तो ध्यान रखें क्योंकि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध का मल्टीपल होता है। किंतु ओम के नियम से आप हमें बताइए ओम का नियम क्या है। किंतु ओम के नियम से यदि आप ओम के नियम को देखें तो I बराबर V अपॉन आर, आई बराबर कितना होता है V अपॉन आर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर I का मान ध्यान रखेंगे, I का मान समीकरण 1 में रखने पर, I का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देख लें समीकरण 1 में आपको क्या करना होगा, I का मान I की प्लेस में V अपॉन आर रखेंगे। तो आइए आगे की ओर मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। कितना हो जाएगा आपका E बराबर, ध्यान रखेंगे कितना हो जाएगा, E बराबर I की प्लेस में आपको पुट करना है V अपॉन आर और ब्रैकेट में है आपका यहाँ पर R प्लस आर, कितना है ब्रैकेट में है R प्लस आर। आइए आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं इस स्टेप को कि आपको यहाँ I की प्लेस में V अपॉन आर रखना होगा। E बराबर V अपॉन आर, R प्लस आर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यदि मैं क्या करूं, इसको इधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा RE और अपॉन में भी हो जाएगा और इधर आपका राइट साइड में अगेन R प्लस आर बचेगा। क्या किए हैं, इस R को डिवाइड में था तो इधर भेज दिए तो मल्टीप्लाई में हुआ और अपॉन में भी आ जाएगा R प्लस आर। अब आप देखें यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है कैपिटल R, तो यदि इसको मैं लेफ्ट साइड में लाता हूं तो RE अपॉन भी और माइनस का R इक्वल टू हो जाएगा R। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप क्लियर ही हो गया होगा। R यहाँ से कॉमन है, R यहाँ पर भी है, R यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा। तो पहले स्टेप से आपका क्या रिमेनिंग है, E अपॉन भी माइनस का 1 बचेगा इक्वल R। जब R से 1 R ही आप कॉमन लेंगे 1 बचेगा क्योंकि यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होता है। यदि मैं स्मॉल r को पहले लिख दूं तो इसके बराबर आपका कितना रिजल्ट हो जाएगा, R हो जाएगा। E अपॉन भी होगा माइनस का 1 होगा और यदि आंतरिक प्रतिरोध का आप मात्रक लिख दें तो क्या मात्रक होता है, ओम होता है। और इसे खूबसूरत से ब्रैकेट में भर लेते हैं। तो आइए इसे आप खूबसूरत से ब्रैकेट में रखकर इसे समीकरण 2 दे। समीकरण 2 ही ध्यान रखेंगे, समीकरण 2 ही सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र है, प्रतिरोध के लिए सूत्र है। तो क्या आपके दिमाग में यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप अब आप आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक आसानी से निकाल लेंगे
और यदि आप यहाँ पर देखें, गौर से देखना है आपको, आंखें खोल लीजिए और देखें, यहाँ है आपका ये आंतरिक प्रतिरोध, आप कहेंगे सर ये तो है आपका बाह्य प्रतिरोध, और ई जो है वो आपका विद्युत वाहक बल है, और यदि आप देखें तो भी आपका विभवांतर। और जो यहाँ पर आप लोग दूसरी हेडिंग देख रहे थे, यहाँ पर आप लोग देख लें कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध निकालना था। तो यदि आप अच्छे से देखें तो यहाँ पर आपका ये विद्युत वाहक बल है, ये आपका विभवांतर है, और इधर आपका आंतरिक प्रतिरोध है। हालांकि ये बाह्य प्रतिरोध में भी संबंध निकल आया है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, मैं इधर लिख करके समीकरण 2 ही ध्यान रखेंगे, समीकरण 2 ही सेल के विद्युत वाहक बल, ध्यान रखेंगे विद्युत वाहक बल, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका विद्युत वाहक बल है, कॉमा करें अंत, ये आप यहाँ से विद्युत वाहक बल के बाद आप देख पा रहे होंगे विभवांतर, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। आई होप आपके दिमाग में ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरह से जो ये आप फार्मूला देखते हैं यही है सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो आई होप ये भी आपके दिमाग में 100% फिक्स हो गया होगा। और अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं विद्युत यहाँ आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहले नंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे विद्युत अपघट्ट की सांद्रता। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, सांद्रता का मतलब उसका कितना घनत्व है, कितना क्षेत्र है, वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो आप लोग देखें विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर, यदि आप विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध डालने वाले अणुओं की संख्या है वो बढ़ जाती है, मतलब उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ जाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, जिससे होगा क्या, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना होगा। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, अब देखिए दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी आप बढ़ाएंगे तो वैसे भी क्लियर है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। रीजन मान लीजिए पहला आपका पहली वाली आपकी क्षण हुई, ये दूसरी क्षण हुई, मतलब मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा रहा हूँ, ये कैथोड हुआ, एनोड हुआ, अब दूरी बढ़ जाएगी। मान लीजिए 1 मीटर है, 2 मीटर हो गया, 2 मीटर होगी तो धारा का मान तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उतना ही रहेगा। तो 2 मीटर की धारा जब यहाँ तक आपकी बहेगी तो होगा क्या कि मतलब 2 मीटर की डिस्टेंस में धारा बहेगी, धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि धारा कांस्टेंट है, धारा का मान नियत है, दूरी बढ़ने पर धारा बड़े क्षेत्र में फैलेगी, इसलिए धारा कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनके बीच विद्युत अपघट्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है, अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। पहले 2 केसों में आप लोग देख पा रहे होंगे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, और यहाँ देखिए ये कम हो जाता है और यहाँ पर भी कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल। यदि विद्युत अपघट्ट में डूबे प्रभावी इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं तो आप देखें प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट होगा आपका विद्युत अपघट्ट का ताप। यदि आप ताप बढ़ाते हैं तो देखें विद्युत अपघट्ट की श्यानता का मान कम हो जाता है। श्यानता क्या है, द्रव की विभिन्न परतों के बीच जो आपेक्षिक गति का विरोध होता है, 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, उसे श्यानता बोलते हैं। तो ताप बढ़ाने पर, यहाँ हम केवल द्रव के विषय में बता रहे हैं, यहाँ पर किसी भी सतह की जो 2 परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध होगा, वही आपकी श्यानता है। तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की श्यानता का मान कम हो जाता है, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, मतलब आयन जो होते हैं बहुत तेजी से फ्लो होते हैं, अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। और ये आयन फ्लो हो रहे हैं, ये विद्युत धारा प्रवाह करने में हेल्प करने वाले आयन है। तो आप लोग इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाता हूँ।
तो इस तरह से आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपके दिमाग में 100% फिक्स हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।